हेलो। बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और सोचते हैं इस वीडियो को आराम से धीमे धीमे काफ़ी देर तक बात करते हुए बनाया जाए। बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे लिए और मैं इसमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ कि लंबा वीडियो हो जाएगा तो यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या कहेगा या नहीं कहेगा। ये एक तरीके का लेबर ऑफ लव है फॉर मी। और जो मेरी संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या जनरल रसिकता में जो मेरी अभी तक की यात्रा रही, उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव है। मैं बात करूंगा अमिताभ बच्चन की। मेरी पीढ़ी अमिताभ बच्चन और सुनील गावस्कर की पीढ़ी है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये दोनों अपने अपने तरीके से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अमिताभ बच्चन ख़ास तौर से अगर ध्यान से देखें तो अमिताभ बच्चन की जो सेकंड इनिंग है पोस्ट केबीसी, एक अनबिलीवेबली गुड सेकंड इनिंग है। इस दौर मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे, मुझे लगता है कि जो उनका आउटपुट पोस्ट केबीसी है वो उनका एंग्री यंग मैन के डेज़ के आउटपुट के अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर ज़रूर है। और अगर क्रिटिकल एक्लेम और सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करें अगर, तो मीलों आगे है इवन इनके स्टारडम के, सुपर स्टारडम के डेज़ के भी। जो उनकी नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं ज़्यादातर उनके सेकंड फेज़ में आती हैं। उनकी जो फिल्में हैं, निशब्द हुई, ब्लैक हुई, पीकू हुई, पा हुई, चीनी कम हुई, ये सब इनके सेकंड फेज़ में हैं। और ये सारी फिल्में ना केवल इनके अभिनय क्षमता जो कि असीमित रही और इनके सुपर स्टारडम के चलते काफ़ी सीमित दायरे में बंधी रही, वो बड़ी खुल के सामने आई है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपनी सुपर स्टारडम की जो कैपिटल थी उसको सिनेमा की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको धकेलने का काम किया है, ताकि सिनेमा में नई विधाएं बन सकें, नए तरीके के सिनेमा के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न हो सके। और अमिताभ बच्चन अगर कर रहे हैं तो शायद ये ज़्यादा आसान भी हो जाता है। किसी भी महान आर्टिस्ट की सेकंड इनिंग कई बार बड़ी रिवॉर्डिंग होती है। मतीज़ पेंटर जो थे, उन्होंने अपने ऑलमोस्ट डेथ बेड से जो कटआउट वाली उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई। क्लिंट ईस्टवुड, वो उनके जो काउबॉय वाले पीरियड का है वो तो अपनी जगह है ही है, पर जो उनका असली कंट्रीब्यूशन है वो मैनी ऑस्कर विनिंग डायरेक्शंस एंड समटाइम्स इवन परफॉर्मेंसेस वो उन्होंने अपने सेकंड फेज़ में दी हैं। और ज़्यादातर उन्होंने 70 वर्ष की उम्र के होने के बाद की है। उनकी द मोल अभी कुछ दिन पहले आई है और वो उसमें 90 वर्ष के हैं। उनका जो डायरेक्शन है, उनकी फिल्म सली, उनकी फिल्म अमेरिकन स्नाइपर, एक टेलीग्राफिक लीननेस उन्होंने डेवलप की जो कि बहुत दिन तक उनका इंड्योरिंग कंट्रीब्यूशन उनके सेकंड फेज़ वाला ही होने वाला है क्लिंट ईस्टवुड का। सीनियर आर्टिस्ट हालांकि घेरा तो अपने हिस्टोरिकल बैगेज से है। अब अमिताभ बच्चन को आप याद करोगे तो आपको मुकद्दर का सिकंदर याद आएगा, आपको शोले याद आएगी, आपको खाई के पान बनारस वाला याद आएगा, आपको उनके दोस्ताना के डायलॉग याद आएंगे, उनको अमर अकबर एंथोनी की कॉमेडी याद आएगी, आपको उनके डांसेस याद आएंगे। तो एक हिस्टोरिकल बैगेज तो होता है जो उनको कई बार बाहर नहीं निकलने देता है, और उसके चलते कई बार कई लोग नहीं भी कर पाते हैं। रजनीकांत का नाम दिमाग में आता है इस बारे में। पर दूसरी चीज़ देखो ये भी होती है कि वो कई सारी चीज़ों से मुक्त होता है ऐसा स्टार, क्योंकि अब उसको कैरियर बनाने की चिंता तो है नहीं, और इसके अलावा इतना समय बिता चुका होता है अपने मीडियम के साथ, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और जो उसके नुआंसेस होते हैं, उसको लेकर के वो महान कलाकार अपने अनुभव की वजह से ही इतना रच बस चुका होता है कि उसे पता है कि अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे धकेल सकते हैं, कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। इन अपॉर्चुनिटीज़ में उसको लेकर के बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स की जो दबी हुई इच्छाएँ हैं वो भी शामिल होती हैं। और क्या पता जो सुपर स्टारडम के डेज़ में अमिताभ बच्चन को देखता हो, सोचता हो कि मैं उसे ऐसा रोल दूंगा, मैं उसे वैसा रोल दूंगा, और सडनली उसे पता चलता है कि ये रोल के लिए अमिताभ बच्चन अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये विजडम, ये एक्सपीरियंस और सुपरस्टार की समनिंग पावर, सुपरस्टार का एक ऑरा उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन में डालता है कि वो एक बढ़िया नपी हुई सेकेंड इनिंग दे सके।
दिलीप कुमार साहब ने इसके लिए अच्छी कोशिश की थी, मशाल में और क्रांति में और उसके बाद की थोड़ी कई 2-3 फिल्मों में, पर ज़माना दूसरा था। शक्ति वगैरह आज भी क्या कहते हैं मास्टरपीस हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है इन सेकंड इनिंग के सुपरस्टार्स की, कि दे आर इन ए पोजीशन टू आस्क फॉर द रोल्स। दूसरा, उनके हिसाब से रोल लिखे जा सकते हैं। अगर कोई परिकल्पना है सीनियर राइटर की या सीनियर थेस्पियन की, आप किंग लियर को याद कीजिए, तो इस टाइप की कोई चीज़ अगर किसी के दिमाग में परिकल्पना है तो वो बनवा सकते हैं अपने। मुझे लगता है कि अगर अमिताभ बच्चन चाहें कि साहब मुझे अब हरक्यूल पॉयरो का रोल करना है, मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन का क्रीड वाला रोल करना है, या उस तरह के अपने तरीके से जो भी वो सोचना चाहें, तो उनके हिसाब से रोल लिखे जाएंगे। तो ये जो पावर है सुपरस्टार की, ये सेकंड इनिंग में काम आती है। पर सेकंड इनिंग इतनी ज़्यादा होती क्यों नहीं है? इसका भी कुछ ना कुछ कारण होंगे। अगर इतने एडवांटेजेस हैं एक सुपरस्टार के पास, अनुभवी सुपरस्टार के पास, फॉर मेकिंग अ वायबल सेकंड इनिंग, तो ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा कई वजह हैं इसकी। एक तो ये है कि ऑथर बैक्ड रोल्स कई बार मिलते नहीं हैं। सुपरस्टार्स को लेकर के एक तरह की सेट थिंकिंग बन चुकी होती है और उसी तरीके के रोल मिल रहे होते हैं। एक तरीके की ब्रांड मेंटेनेंस एक्सरसाइज बनती रहती है। अब जैसे कि आप रजनीकांत साहब में देखेंगे, मैसिवली अंडर यूटिलाइज्ड एक्टर हैं वो, पर उनकी हर फिल्म जो है ब्रांड मैनेजमेंट एक्सरसाइज ही रह जाती है कि जो उनके लटके झटके हैं उसी से किस तरीके से पैसे बना लिए जाएं। तो ऐसे में अगर सुपरस्टार खुद नहीं उठ के खड़ा हो रहा है तो चांसेस हैं कि वो उसी ढर्रे पर चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग बाग इतना ज़्यादा उनमें रचे बसे होते हैं कि वो उसी तरह की चीज़ें देखते रहना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत उसी स्टाइल की कोई एक्टिंग करते हैं, जिस तरीके से सिंगर्स के साथ होता है या रॉक बैंड्स के साथ होता है कि 50 साल वाला रॉक गाना जो है, हिट गाना, उनको एक बार बजाना ही है अपने शो में, ताकि लोग बाग जिनके लिए वो सुपरस्टार हैं वो लोग भी अपने पैर टपटपा सकें। तो ये चीज़ इनके साथ भी होती है। बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, ब्रूस विलिस को देख लीजिए आप, रॉबर्ट डी नीरो को देख लीजिए, बी ग्रेड की फिल्में कर रहे हैं, खड़े हो जाएंगे पोस्टर पे तो कई सारे मार्केट्स में लोग हॉल में पहुंच जाएंगे, उतना पर्याप्त हो जाता है। वो रॉबर्ट डी नीरो जो एक टाइम पर क्या आज भी शायद दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स में माना जाता है, बी ग्रेड की फिल्में कर रहा है, बीच बीच में एक आध आयरिशमैन वगैरह कर देते हैं वो, अदरवाइज़ तो बड़ी परेशानी है। तो ऐसी सिचुएशन में सेकेंड इनिंग्स कम होती हैं और जो कर ले जाता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन कर ले गए हैं, ये एक तरीके का अचीवमेंट होता है और उस मीडियम का सौभाग्य होता है। अगर मतीज़ को सेकंड विंड नहीं मिलती काम करने में, या क्लिंट ईस्टवुड को सेकंड इनिंग अच्छी नहीं मिलती, तो शायद वो मीडियम, सिनेमा का मीडियम और पेंटिंग का मीडियम थोड़ा गरीब रह जाता। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं धीमे धीमे ही बढ़ूँगा। आज मेरा मन नहीं है तेज कट के साथ बात करने का, मैं धीमे धीमे बढ़ूँगा। मैं अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अमिताभ इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचे रह गए थे। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने अपने आप को एक सेट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया था। ऋषिकेश मुखर्जी और बंगाली डायरेक्टर्स का जो क्लिक था, उसमें उन्होंने अपने आप को सौंप रखा था। उन्हीं की तरह की फिल्में वो कर रहे थे। तो आनंद में आ रहे थे, वो परवाना में आ रहे थे, चुपके चुपके में आ रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। जब उनका एंग्री यंग मैन का रीइन्वेंशन हुआ तो उन्होंने अपने आप को प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा और मुकुल आनंद, टीनू आनंद, इस टाइप के कई सारे निर्देशकों के हवाले कर दिया था। तो एक ख़ास तरह की फिल्में बन रही थी, चल रही थी। ये सही है कि अमिताभ बच्चन टॉप पर थे, मैसिव पॉपुलैरिटी थी, उनका जो जामा था एंग्री यंग मैन का, उस युग की संवेदनाओं के साथ बहुत अच्छे से जुड़ रहा था। पर ये भी सत्य है कि उनकी फिल्में ठीक ठाक एम्बैरेसिंग, उनकी जो फिल्म सिनेमैटिक चॉइसेस थी वो ठीक ठाक एम्बैरेसिंग थी। इतने सारे एम्बैरेसमेंट के बाद अगर कोई स्टार, कोई एक्टर बचा रह जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनकी फिल्में जादूगर, उनकी फिल्में तूफ़ान, उनकी फिल्में इंद्रजीत, उनकी फिल्में मर्द, एक ठीक है, एक ख़ास तरीके की फिल्में थीं। मनमोहन देसाई ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, पर
उनको किसी भी सीरियस डिस्कशन में एज एन एक्टर और एज ए परवेयर ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द मीडियम के तौर पर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता था। उनके लिए वो एक स्टार तो हर एक के लिए वो स्टार थे, लोग बाग उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते थे, और वो पर एट द सेम टाइम उन्हें एक सीरियस एक्टर मानने में बहुत सारे समीक्षकों को परेशानी थी, जो कि आज अजीब लगेगा सोचने में, पर ये फैक्ट है। कहते हैं कि 80s के 90s के कई डिस्कशंस में आप पाएंगे कि उनको सीरियस एक्टर मानना मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक कॉमर्शियल काम कर रहे थे। और उन्होंने बहुत क्लियरली कई इंटरव्यू में खुद भी कहा है उन्होंने कि भाई मैंने अपने आप को निर्देशकों को सौंपा हुआ है और वो मुझसे बेहतर समझते हैं चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है, जब तक सुपरस्टार अपने ऊपर नहीं लेगा तो री इन्वेंट ना तो कर पाएगा अपने आप को और ना ही मीडियम को। 90 के दशक में वो हम जैसी फिल्में दे रहे थे, खुदा गवाह जैसी फिल्में दे रहे थे, सुपरहिट जा रहे थे, पर कोशिश तो कर रहे थे वो। मैं आज़ाद हूँ में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश की, अग्निपथ में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश की, अग्निपथ के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, उनका शायद पहला था। बहुत लोगों के लिए अमिताभ बच्चन एक सेल्फ पैरोडी थे, जिनका स्टार मैनरिज्म और जो उनका हाव भाव थे वो उनका जो सुपरस्टार था वो उनके एक्टर पे हावी रहता था। मुझे ऐसा नहीं लगता है, उनकी एक्टिंग हमेशा निकल के आई है, कम से कम मेरे लिए। फिर उसके बाद भाई साहब को आधे दशक की छुट्टी भी चाहिए थी। आपको याद होगा उन्होंने आधे दशक की छुट्टी ली थी हम के बाद में, और फिर वो मेजर साहब से वापस लौटे थे, मृत्युदाता से वापस लौटे थे, और ठीक ठाक मुश्किल दौर से गुजरे थे अपने कैरियर के। पर आधे दशक की छुट्टी, वो भी इस फील्ड में, पर्याप्त है पॉपुलर कल्चर से आपको रफा दफा कर देने के लिए। पर अमिताभ बच्चन तो लौटे, और क्या लौटे। शुरुआत में तो उनका लौटना ठीक ठाक पेनफुल था। मेजर साहब, मृत्युदाता, लाल बादशाह, सूर्यवंशम अच्छी फिल्म थी, मुझे आज भी अच्छी लगती है, और कोहराम, इस तरह की पिक्चरों के बीच में उनके अजीब से एफर्ट्स हो रहे थे। उन्होंने अच्छी फिल्में भी दी बीच में, जो कि जिनमें उनके ग्लिम्स दिखते थे, पर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी एज के साथ, जो नया बदलता समय था उसके साथ, खाकी जैसे थी। तो इस दौर में लोग उनको थोड़ा सा सोचने लगे। मैंने भी 1997 में मैंने अपने ब्लॉग पर शायद पहला आर्टिकल या दूसरा आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने इनका मर्सिया पढ़ दिया था, अमिताभ बच्चन का, अ रिक्वीम टू अ सुपरस्टार, जब वो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम बने थे तब। कितना गलत था मैं। तो फिर वो पहुँचे इंटेलिजेंट इंटरप्रेटर ऑफ इमोशंस यश चोपड़ा के पास, जिन्होंने उनको त्रिशूल में, दीवार में, काला पत्थर में एक ख़ास तरह का परसोना दिया। तो यहाँ भी आदित्य चोपड़ा डायरेक्टेड मोहब्बतें में उन्होंने एक सीनियर परंपरा से ड्रिवन एक डिफ़िकल्ट व्यक्ति का रोल दिया, जो कि एक अपने आप में एक नया रीइंटरप्रिटेशन था। तो एक बार जब उसमें उन्होंने चमक के दिखाया, तो धीरे धीरे फिर बागबान, फिर और एक सीनियर लेवल वाली फिल्में उन्हें मिलने लगी, जिसमें सफ़ेद बालों के साथ भी अमिताभ बच्चन आ सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं थी कि उन्हें वो अपनी पुरानी एनर्जी दिखाने की, वो पुराना एग्रेशन दिखाने की। वो आज भी अमिताभ बच्चन अपनी आंखों से बात करते हैं, आज भी उनकी आवाज़ जो है मुर्दे को ज़िंदा कर सकती है, आज भी वो अपनी एक्टिंग से आपको खड़े खड़े रुला सकते हैं। तो पर शायद उन्हें ज़रूरत नहीं रह गई थी कि अब वो उस तरीके से डिशुम और हाईली एनर्जेटिक दौड़ने भागने का रोल करें। वो उन्होंने समझ में आ गया कैसे एडजस्ट करना है, तेंदुलकर की तरह उनको गेम, उनको अपने आप को एडजस्ट करना समझ में आने लगा। केबीसी ने उनको मिलेनियल क्राउड से इंट्रोड्यूस किया। जो जिस तरह से हम लोग जब छोटे से लेट 70s 80s में, तो हमारे लिए दिलीप कुमार पुराने थे, मनोज कुमार साहब पुराने थे, जो जबकि आ रहे थे फिल्मों में वो उस वक्त भी, पर वो पुराने थे। उस तरीके से जो बच्चा मिलेनियम की शुरुआत में बड़ा हो रहा था, उसके लिए अमिताभ बच्चन पुराने थे। पर केबीसी ने उसको भी, अमिताभ बच्चन को, उस क्राउड को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ उस समय। पुराना सिस्टम जो था, एक क्लब का, राज कपूर साहब का क्लब था या देवानंद साहब का क्लब था एक, जिसमें संगीतकार, लिरिसिस्ट, स्टोरी टेलर, स्क्रिप्ट राइटर, ये सब लोग हुआ करते थे। वो फेज़ राजेश खन्ना के आने के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि स्टार ड्रिवन हो गई सारी चीज़ें, और उस तरीके के गीतकार, संगीतकार जो हैं, उस तरीके ना तो उनके लिए इकोसिस्टम बचा, और
प्रतिभा होने के बावजूद भी कई वो उस तरीके से अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। पर एक अजीब सा सिस्टम शुरू हुआ जब जिसमें राम गोपाल वर्मा के आने पर, बाद में अनुराग कश्यप के आने पर, इनके इर्द गिर्द लिरिसिस्ट का, टेक्नीशियंस का और डायरेक्टर्स का, स्टोरी राइटर्स का एक अच्छा खासा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें नई संभावनाएं भारतीय सिनेमा के लिए बनने लगीं, जिसका फ़ायदा हम लोगों ने पोस्ट सत्या फेज़ में बहुत अच्छे से उठाया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी और बहुत सारे दूसरे डायरेक्टर्स जो उस तरह के, अभिषेक चौबे, डेढ़ इश्किया, इस तरह की फिल्में ये बाद के डेवलपमेंट हैं। जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, ऐसी फिल्में नहीं आती थीं। तो इसका फ़ायदा इस मैसिवली टैलेंटेड व्यक्ति अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था। जब अमिताभ बच्चन लौट रहे थे तो भंसाली, करण जौहर, आशुतोष गौरीकर और राम गोपाल वर्मा की पूरी फैक्ट्री और ये सब लोग इन प्लेस थे। यशराज स्टूडियो एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म लेकर आ गया था कास्टिंग में और स्टूडियो सिस्टम में। पुराना इनफॉर्मल, समटाइम्स अंडर वर्ल्ड ड्रिवन इकोनॉमी ऑल्सो बिकेम मोर फॉर्मलाइज्ड। तो अमिताभ बच्चन रेडी थे तब। इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अमिताभ बच्चन ने एक खास तरह की इंटेलिजेंस डिस्प्ले की, और जो चोपड़ास का और केबीसी के का जो एक पुश था उसके, और मोहब्बतें की जो सफलता थी, उसके बाद उन्होंने अक्स की, कभी खुशी कभी गम की, कांटे की, बूम की। अक्स के अलावा बाकी सब फिल्मों ने ठीक ठाक बिजनेस भी किया। अक्स वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट है। बागबान वॉज अ सॉलिड हिट, एवरीबडी नोज, और उसमें एक पैट्रियार्क वॉज द मेन प्रोटैगनिस्ट। सलमान खान भी थे उस फिल्म में, लेकिन लोग अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को याद करते हैं। अब अमिताभ बच्चन वॉज एवरीवेयर। उनको नया युग समझ में आ चुका था। लीजेंडरी रहे अपने सुपरस्टारडम डेज़ में कि उन्होंने एडवर्टीज़मेंट्स नहीं किए थे, पर उनको अब समझ में आ चुका था कि एडवर्टीज़मेंट बदल चुका है, लोगों की संवेदनाएं बदल चुकी हैं, और उनको अब वो ग्रेटा गार्बो टाइप के मिस्टीक की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत सक्सेसफुल, शायद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैरियर उन्होंने डेवलप किया, जो कि अभी भी बहुत तेज़ी से और बहुत पुख्ता तरीके से चल रहा है। 80 साल के हो चुके हैं, अभी भी वो ऐड के लिए पहली चॉइस कई ब्रांड्स के हैं और कई तरीके के ब्रांड्स के हैं। तो ये उनके पुल का, उनकी क्रेडिबिलिटी का और उनके प्रति भारतीय समाज की जो एक इज्जत कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, उसका एक प्रतीक है। देव, खाकी, वीर ज़ारा, लक्ष्य ने उनको बिज़ी रखा, और वो गोविंद निहलानी जैसे कॉम्पिटेंट डायरेक्टर के साथ अपने एक्शन पर्सोनास के टच में भी थोड़ा थोड़ा रहे। और फिर 2005 में आई ब्लैक ने अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड और जो कुछ भी संभव था सब कुछ दिया। ये एक मुश्किल फिल्म थी। रानी मुखर्जी ने कमाल कर दिया। वो अंधी, बहरी, गूंगी थी, उनको सिखाना था अमिताभ बच्चन को एज ए टीचर। और एक मुश्किल फिल्म, एक अजीब से पैलेट के साथ शूट की गई। अब ब्लैक के बारे में ज़्यादा बात क्या की जाए, लेकिन इतना ज़रूर एक सीन शायद आपको याद होगा कि रानी मुखर्जी एज ए स्टूडेंट आस्क्स अमिताभ बच्चन टू किस हर। बहुत मुश्किल सीन होता है किसी भी लेसर एक्टर्स के हाथ में, ये बड़ा गंदा सा सीन हो सकता था, पर दोनों ने, रानी ने भी और अमिताभ ने भी, इस मुश्किल इमोशन की का जो पूरा पैथोस है, पूरा कंपैशन है और जो पूरी डेप्थ है, वो पर्दे पर पूरी तरीके से लेकर के आए। ब्लैक इज़ ए मार्वल, ब्लैक इज़ ए मार्वल। थोड़ा थोड़ा करके देखिए उसको और गुनिए। अब ये जो पाथ ब्रेकिंग एंड मोल्ड ब्रेकिंग थी, वो अमिताभ बच्चन के लिए हैबिट बनती जा रही थी। अब ये ब्लैक जैसे अगर अनाउंसमेंट था कि मैं आ गया हूँ, अब मैं एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ। पुराना अमिताभ बच्चन जो कि सेफ डायरेक्टर्स के हाथ में अपने आप को एक तरह की फिल्में करता था, अब शायद तैयार है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कभी अलविदा ना कहना, एक फिलैंडरिंग आदमी का रोल है उसमें, एक नैतिक रूप से ठीक ठाक क्वेश्चनेबल आदमी है अमिताभ बच्चन उस फिल्म में, पर क्या खूबी से निभाया है। और फिल्म में शाहरुख खान थे,
रानी मुखर्जी थी, प्रीति जिंटा थी, पर अमिताभ भी थे। निशब्द ने तो शायद अमिताभ बच्चन को भी टेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म का सब्जेक्ट इतना ज़्यादा फॉरबिडन था जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा में हैंडल करना आसान नहीं था। अमिताभ बच्चन इस रोल में एक स्मार्ट एल्डरली फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी बिटिया की जो दोस्त है जिया, उसके साथ इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन दिखाया गया है, एक तरफा नहीं, दोनों की तरफ से। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को यर्निंग, वल्नरेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट पोर्ट्रे करना था इन ऑलमोस्ट टैबू सर्कमस्टांसेस। इस मूवी को अमिताभ की ज़रूरत थी, जो कि इसके सिनफुल स्प्लेंडर को उसके लॉजिकल कल्मिनेशन पे सफाई से ले जा सके और उसको स्लीज में परिणित ना होने दे। अमिताभ बच्चन की ग्रैंड पर्सनैलिटी की पूरी ज़रूरत थी इसमें, क्योंकि लगना चाहिए कि एक 18 साल की वैवाहिक लड़की अपनी दोस्त के 60 साल के पिता के प्रति आकर्षित हो सकती है। फिल्म की गहराई, पात्रों का वाकई जो उहापोह और कन्फ्लिक्ट था वो, और प्यार के जो टैबू एस्पेक्ट्स होते हैं वो हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में ठीक से कन्वे कर ले जाना इस फिल्म की बहुत बड़ी विशेषता थी। क्लियरली वन ऑफ द डेफिनेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्क्रीन। फिर उसके बाद आई हम जैसे लोगों की फेवरेट फिल्म चीनी कम, where he successfully tackled romance between him and Tabu. Tabu's father in the film, Paresh Rawal, in the film was junior to him in age. अमिताभ बच्चन साहब का जो कैरेक्टर था उससे छोटे थे फिल्म में तब्बू के फादर, और तब्बू के साथ उनका था। तो एक मेरे ख्याल से तब चीनी कम एक रीमेक है, और उसका जो चीनी कम गाना है, टाइटल सॉन्ग है, वो आज भी मेरे कार में लूप पे बजता है। क्या परफॉर्मेंस दी है दोनों ने। तब्बू का एक भव्य खुलापन रिलेशनशिप को लेकर के, किसी भी तरह का उसमें दमन नहीं नज़र आता। अमिताभ बच्चन का रोल हर तरीके से एक एज पर आदमी, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बट एट द सेम टाइम काफ़ी अकड़ वाला बंदा है, और कर ले जा रहा है काम को अपने कैरियर में। उनकी मदर पहली बार एज अप्रोप्रिएट ज़ोरा सहगल थी इसमें, उनकी मदर, और ये परेश रावल, और क्या बन के आई है फिल्म। लिरिसिज्म उस फिल्म का फेड होता ही नहीं है, और बहुत बड़ा श्रेय इसका अमिताभ बच्चन और तब्बू को जाता है कि फिल्म शुरू से लेकर अंत तक लिरिकल बनी रहती है, आपको बांधे रहती है, आप उससे इन्जॉय और उसका जॉय हमेशा फील करते रहते हैं। चीनी कम वॉज बेरेफ्ट ऑफ टैबू डायमेंशंस ऑफ निशब्द, एंड दैट was very useful for the film. Amitabh was not only stylish, but he was in full sync with the late life lover. झूम बराबर झूम, लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंटेशन को आगे ले जाते हैं, और अलादीन, गॉड, भूतनाथ, ये कॉमेडी में इनके फोरेज थे जो कि मेगा स्टार के लिए इजी थे। पा जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्टोरी, अपने आप में एक डिफ़िकल्ट स्टोरी थी, और ऐसा एक्सपेरिमेंट अमिताभ जैसा आदमी ही कर सकता है कि अपने बेटे का बेटा बन के आए। उसमें अभिषेक बच्चन ने उनके पिता की भूमिका निभाई थी, और इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला। दूसरा नेशनल अवार्ड उन्हें पीकू के लिए मिला, जो कि गजब की परफॉर्मेंस थी। एक कंटेक्टरस भुट्टे की परफॉर्मेंस इससे अच्छी नहीं हो सकती, इससे अच्छी नहीं हो सकती। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बढ़िया फिल्म थी। 3 और पिंक। 3 में वो एक हल्का सा जो फेलूदा टाइप का, जासूसी टाइप का एक आता है टच, एक एजेड आदमी का नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में सटीक फिल्म बन के निकली है। और पिंक एक मेजर स्टेटमेंट है। अमिताभ बच्चन को जो रोल मिला था उसमें वो मुख्य भूमिका नहीं थी उनकी। अमिताभ बच्चन वकील थे मुख्य भूमिका वाली लड़कियों के, और बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से स्वरा भास्कर ने भी कहा है कहीं पर उसको, और कई क्रिटिक्स ने, खासतौर से कई यूट्यूब क्रिटिक्स ने भी
कई क्रिटिक्स ने उनको इस फिल्म में के मैन एक्सप्लेनिंग कि पुरुष इस चीज़ों की चीज़ों को क्यों समझा रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी चिंता व्यक्त की थी। पर मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन को जो रोल मिला था एक वकील का और एक आर्बिटर ऑफ गुड टेस्ट एंड आर्बिटर ऑफ मोरालिटी इन अ सोसाइटी, इसका जो रोल उन्हें मिला था एक वकील के तौर पर, उन्होंने बहुत कायदे से वो रेड लाइंस क्रिएट की, बहुत कायदे से वो चीज़ें बताई कि लड़कों की या समाज की क्या जिम्मेदारी है स्त्री अस्मिता की सुरक्षा में। मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो हिंदी फिल्म के इतिहास में पिंक। मैं आप वीडियो में लिंक दे दूंगा नीचे, मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा है कि क्यों एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। अमिताभ बच्चन आज भी बहुत बिज़ी हैं और अच्छी फिल्में दे रहे हैं और उनका केबीसी का सिलसिला भी चल रहा है, एडवर्टाइजिंग का सिलसिला भी चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे मास्टरपीस उनके अंदर हैं और वो बाहर आने चाहिए। ये तकाजा है एक मीडियम के उसका डिमांड्स का कि सफलता और इस लॉन्जेविटी के पीछे है क्या। अमिताभ बच्चन बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 69, 70, आई थिंक 68, 7 हिंदुस्तानी पहली पिक्चर थी उनकी, और आज भी वो पीक पर हैं अपने इंडस्ट्री में। तो इस लॉन्जेविटी के पीछे है क्या? कई सारी चीज़ें आती हैं कि सब ज़माना बदल रहा था, एंग्री यंग मैन की ज़रूरत थी, राजेश खन्ना टाइप के रोल जो थे लोगों को धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहे थे उस माहौल में, तो अमिताभ बच्चन का आना स्वाभाविक था। पर चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि शायद वो एक समय में अपने युग की गुस्सों को, अपने युग के नाराज़गियों को अंगीकार करके पर्दे पर बिखेर रहे थे। पर इतना लंबा कैसे चल रहा है? सेकंड इनिंग के पीछे क्या है? सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आती है कि अमिताभ बच्चन हमेशा से एक कंप्लीट पैकेज रहे हैं। ये इतना कॉमन नहीं है। दिलीप कुमार को अगर आप छोड़ दें तो इस तरीके से कॉमेडी करना, इस तरीके से डांस करना, इस तरीके से एक्शन करना और इस तरीके से रोमांटिक काम भी कर ले जाना इतना कॉमन नहीं है। आज शाहरुख खान और सलमान खान के ज़माने में ये चीज़ें ख़ासतौर से ट्रेनिंग वगैरह बेटर हो गई है, पहले नहीं था ऐसा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये थी कि उनमें एक इकोनॉमी ऑफ एक्शंस है, इकोनॉमी ऑफ एक्शंस। डिस्पाइट ऑल इस बम्बास्टिक स्टाइल, उनकी मेन अपील जो है उनकी इनर फायर है। स्मॉल्डरिंग आइज़ हैं, जो अंदर की आग है, जो कि आंखों के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए बाहर निकल के आती है। वो जो इनर आग है उनकी कि ज़ोरा भाई दरवाज़ा खोलो, मैं दिल जला हूँ, दुनिया को जला कर राख कर दूँगा, वो चीज़ कैरी करती है। उनके सन्नाटे, उनकी जो खामोशियाँ हैं, उनके डायलॉग से ज़्यादा मानीखेज़ होती हैं। उनकी आंखें बात करती हैं। उन्हें मुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है वायलेंस के लिए। आप याद कीजिए कि काला पत्थर फिल्म थी या दीवार थी जिसमें वो चाकू पकड़े हुए हैं और सामने शरद सक्सेना उस चाकू को खींचना चाह रहे हैं। किस हिकारत से देख रहे हैं उसको। चाकू गौड़ हो जाता है ऐसे सीन्स में। लोग बोलते ज़रूर हैं कि उनका सुपर स्टारडम उनके एक्टर पे हावी रहता है, पर मुझे हमेशा लगा है कि उनका जो विशाल मैनरिज्म का रिपोर्टवा है और जो उनकी आवाज़ है, उनकी जो खामोशियाँ हैं, जो उनका इकोनॉमी ऑफ मैनरिज्म है और विराटता ऑफ मैनरिज्म है, वो सब जो है वो अपने रोल के लिए लेकर के आते हैं। अगर एंथोनी का रोल उन्हें करना है और वो थोड़ा ओवर द टॉप जा रहे हैं तो शायद एंथोनी वॉज ओवर द टॉप। जय को लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही पोज में रहते हैं, तो जय पोज वाला आदमी था। उनके मैनरिज्म हमेशा उनके रोल के सेवा में आए हैं और जो कि मुझे लगता है अनफेयर क्रिटिसिज्म था कि सुपरस्टार एक्टर पे हावी रहता है। पर बाद के दिनों में उन्होंने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया और अपने किरदार को की सेवा में अपनी सारी हिस्ट्रॉनिक कैपिटल, जो उनके सारे हिस्ट्रॉनिक हथियार थे, उसको उन्होंने पूरी तरह से झोंक दिया। इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है गुलाबो सिताबो। कहीं भी अमिताभ बच्चन नज़र नहीं आएगा आपको, ना केवल नकली नाक और प्रोस्थेटिक्स की वजह से। उसमें अमिताभ बच्चन जैसी भव्यता उन्होंने डाली ही नहीं, क्योंकि वो किरदार भव्य नहीं था।
डॉक्यूमेंट्री के लेवल पर ले गए चीज़ को। बड़ा मुश्किल चीज़ होती है एक सुपरस्टार के लिए। उसका जो लखनऊ के पिटे हुए नवाब साहब के टाइप के जो किरदार था उनका, उसमें जो वो लेकर के गए हैं उस लेवल पे, उस स्थानीयता और यथार्थ के स्तर पर, मैं तो कई बार डर रहा था फिल्म देखते देखते कि डॉक्यूमेंट्री में परिणित ना हो जाए ये फिल्म, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। मुझे सिनेमा जो है थोड़ा सा स्वीट एक्सेसेस वाला पसंद है, जिसमें भव्यता हो, जिसमें एक्शंस जो है वो बम्बास्टिक हो। पर क्या काम किया है। तो उनकी जो लॉन्जेविटी का राज है वो यही है कि वो कंप्लीट पैकेज हैं। वो अपनी सारी जो उनकी विशेषताएं हैं वो अपने किरदार में डालने के लिए सक्षम है, मेहनत करने को तैयार हैं, और आज भी वो ज़माने की जो जीतगाइस्ट है, जो ज़माने की जो नोट है, उससे पूरी तरह से सिंक में है। उनका किया हुआ काम पुराना नहीं लगेगा लोगों को। आज भी नए डायरेक्टर्स उनके साथ कंफर्टेबल इसीलिए हैं कि वो उनकी सोच अपडेट होती जा रही है। पीकू का फादर, सरकार का डॉन, अमिताभ बच्चन की उपस्थिति से चमक रहा है। निशब्द एक्टर चाह रहा था, पर सुपरस्टार पहुंचा वहाँ पर, बात और बन गई। ब्लैक बिल्कुल आपको क्या कहते हैं एक एक्टर की आवश्यकता थी वहाँ पर सुपरस्टार एक्टर पहुंचा तो बात एक दूसरे लेवल पर पहुंच गई। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन अपनी सेल्फ पैरोडी नहीं बने हैं आज भी, जबकि शाहरुख खान का अच्छा खासा मजाक उड़ता रहा है इन सब चीज़ों में। नाना पाटेकर बैठ ही गए ऑलमोस्ट, इतना बड़ा है, आज भी बड़ी से बड़ी फिल्में दे रहा है, बड़ा एक्टर। और रजनीकांत साहब, इतना बड़ा एक्टर, इतना पावरफुल व्यक्ति, जो सिनेमा को धक्का दे सकता था, नहीं दे पाया। तो अमिताभ अपनी विशेषताओं की वजह से आगे तो निकले हुए हैं। बहुत सारे एक्टर्स को बहुत बहुत सफलता मिली है, पर ना तो सभी लोग इंक्लाइंड थे और ना ही सबको ये मौका मिला कि वो अपने मीडियम को कुछ नया दे के जा पाएँ। अमिताभ बच्चन साहब ने ये किया, दिलीप कुमार साहब ने उनसे पहले किया था। दिलीप कुमार साहब ने अशोक कुमार, मोतीलाल, बलराज साहनी के साथ मिलके पारसी थिएट्रिकलिटी से सिनेमा को बाहर निकाला था, और सिनेमा के एक्टिंग के पर्दे पर जो एक्टिंग होती है उसके व्याकरण को, उसके ग्रामर को ले डाउन किया था। अमिताभ बच्चन साहब, उनके बाद राजेश खन्ना एक रॉक स्टार हिस्टीरिया लेके आए फिल्मों में। उन्होंने बताया किस तरीके से रोमांस एक मैरियड इमोशंस का एक व्हीकल बन सकता है। फिर अमिताभ बच्चन आए, उन्होंने एंग्स्ट रिडन एज के गमों को ओढ़ लिया और पूरी तरीके से पर्सोनिफाई किया। ही मेड बीइंग एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड फैशनेबल। उन्होंने मामाज बॉय होना, माँ, उन्होंने इसको अल्टीमेट मर्दाना ट्रेट के तौर पर स्थापित किया। कहाँ मम्मी मम्मी करने वाले लोग और कहाँ एक मर्दाना ट्रेट। तो उस फिल्मों में मैं माँ का ख्याल रखता हूँ वाला जो उनका जो स्टाइल था वो एक यूनिक चीज़ थी। वो अपने प्रभाव से, अपनी प्रतिभा से मीडियम को उस लेवल पे ले गए जहाँ पर एक नए तरीके से एक्टर्स काम कर सकें। उन्होंने रिस्क लिए, टैबू टेरिटरीज़ में गए वो, और उन्होंने एक ऐसी लीड क्रिएट की, हिंदी फिल्मों की लीडिंग पर्सनालिटी क्रिएट की, जो कि ओल्ड थी, अक्सर अपने कंट्रोल में नहीं थी। उसका हीरोइज़म लेस कन्वेंशनल सेंस में पोर्ट्रे होता था। वो एक अल्जाइमर पेशेंट हो सकता था, एक पैर काटा शतरंज का खिलाड़ी हो सकता था, एक फिलेंडरिंग बुढ़ा हो सकता था, एक पिटा हुआ बाप हो सकता था, वो एक खोई हुई बच्ची का बाप हो सकता था। इस तरीके के रोल्स उन्होंने अपने लिए क्रिएट किए, जो कि सिनेमा में एक नई सड़क क्रिएट कर रहे थे जिस पे आने वाले लोग चलेंगे। इस एक्सट्रीमली टैलेंटेड और इन्फ्लुएंशियल सुपरस्टार ने अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ करके एक नई स्क्रिप्ट लिखी, नए रास्ते क्रिएट किए और सिनेमैटिक नैरेटिव को एक नई दिशा दी। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है और वो भारतीय सिनेमा के लिए हमेशा हमेशा आने वाले सारे दिनों में एक बहुत बड़ा नाम बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।